नमो नमः मित्रों। आज हम लोग मेष लग्न पर विचार करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि कक्षा में विघ्न बहुत आ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले मंगलाचरण कर लें, उसके बाद प्रारंभ करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ओ तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं मेष लग्न। मेष जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मेढ़े को कहते हैं, अर्थात जो भेड़ होती है उसमें जो मेढ़ा होता है, यानी कि जो पुरुष पुल्लिंग, तो उसे मेष कहते हैं। उस लग्न के बारे में जानेंगे। देखिए, जितनी भी लग्न है, लग्न का मतलब है राशियां। जो राशि होती है वो जिस स्वरूप में पाई जाती है, जो उसका स्वरूप होता है, उसी स्वरूप के अनुसार उसका स्वभाव हमें जातक में दिखाई देता है। जातक यानी कि जो जन्म लेने वाला है, जो जन्म लिया है जिसने, जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं। अधिकतर आपको मैंने पहले भी कहा है कि ज्यादातर जातक के स्वभाव और उसकी जो उन्नति है, उन सब के बारे में हम लग्न को देख करके ही जान सकते हैं। लग्न लगभग 40% या ये यूं कहें कि 30 से 40% तक व्यक्ति के बारे में लग्न ही बताता है। तो जैसे इसमें लग्न है आपका, ये मेष लग्न की मान लीजिए या कुंडली है, ठीक है। तो अब मेष लग्न के अनुसार, अब यहाँ पर ये 10 हो सकता था, 12 हो सकता था, 11, 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता था। तो जो होगा, क्योंकि इसे लग्न कुंडली कहा जाता है, इसे लग्न कहा जाता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है तो ये वृष लग्न माना जाएगा। 3 लिखा है तो मिथुन लग्न माना जाएगा, ऐसे ही कर्क माना जाएगा, मीन माना जाएगा, ऐसे करके इसको जो यहाँ पर लिखा होगा उस राशि के अनुसार उस लग्न का जातक माना जाएगा। तो जो राशि है उसका एक स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार उसका स्वभाव इसी भाव से देखने को मिल जाता है। और यही भाव क्या कहलाता है? यही भाव शरीर कहलाता है ना, वपु शरीर कहलाता है। तो आप अब इसके कई अन्य नाम भी हैं। इसे कहीं मेढ़ा कहते हैं, कहीं आद्य कहते हैं, कहीं वृषणी कहते हैं, कहीं तुम्बुर नाम से भी इसको जाना जाता है, छाग इत्यादि बहुत सारे इसके नाम हैं। परंतु मेष लग्न की एक मतलब जो विशेषताएं हैं वो इसमें कैसे देखी जाती हैं? कहा गया है कि मेष विलग्ने जाता प्रचंड रोषो विदेश गमन रता। अर्थात मेष लग्न में जो जातक होगा, मेष लग्न का जो जातक होगा, वो उसको प्रचंड रोष होता है, बहुत तेज क्रोध आता है, अचानक एकदम भड़क जाने वाला है। और विदेश गमन रहता है, बाहर रहने वाला होता है, अर्थात उसके पैर घर में नहीं टिकते। घर में नहीं टिकते हैं का मतलब वो विदेश में ज्यादातर अपना जीवन व्यतीत करता है। लुब्धा कृश अल्प सौख्य। लुब्ध, लुब्ध का अर्थात क्या है कि मतलब जल्दी मोहित हो जाने वाला, जल्दी किसी की बातों में आ जाने वाला, ठीक है। कृशा पतला, दुबला पतला। और अल्प सौख्य, उसका सुख, उसको मतलब कम सुखी, बहुत सुखी नहीं होते हैं मेष लग्न के जातक। बहुत अच्छी आप देखेंगे गोविंदा इत्यादि की कुंडली जो मेष लग्न की हैं, उनमें बहुत सुखी हैं, एक सफल अभिनेता रहे हैं, परंतु प्रारंभिक अवस्था और अंत अवस्था इनमें वह सुख नहीं मिलता, या फिर मध्य में नहीं मिलता, प्रारंभ और अंत में मिलता है। यदि बड़े घर में जन्मा है जातक तो प्रारंभ में उसको भौतिक सुख होंगे, परंतु मानसिक सुख उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ सुख से मतलब है मानसिक सुख। और शीर्ष्यः स्खलिताभिधायी च, शीर्ष्यः मतलब ईर्ष्या के साथ, ईर्ष्या भी होती है उसके भीतर, ठीक है। और स्खलिताभिधायी, स्खलित मतलब बहुत जल्दी फिसलने वाला, ठीक है। और अभिधायी, अभिधायी माने अभिधान करने वाला, नई चीजों को प्रारंभ करने वाला, शुरुआत करने वाला, परंतु अंत तक ले जाएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है, चलने लगता है, ठीक है, और उसके बाद उसका मन उसमें लगता है कि नहीं लगता है वो आगे की बात है, परंतु प्रारंभ बहुत जोर शोर से करने वाला होता है। और शीघ्र गति अल्प सुतः,
शीघ्र तेज चलने वाला होता है, चीजों में भी, कार्यों में भी। और कार्यों के अलावा मतलब अपने जो चाल ढाल है उसकी चाल भी, वो भी थोड़ा तेज होती है। और अल्पश्रुता, अधिक पुत्र नहीं होते हैं उसके, कम पुत्र होते हैं। और विविधार्था युतः, और वो उसका जो धन का, जो इनकम का सोर्स होता है वो मल्टीपल होते हैं, कई होते हैं उसके पास, एक से वो संतुष्ट नहीं रहता है, ठीक है, असंतुष्टा भी होता है, समझ लीजिए। विविधार्थ युतः सुशीलश्च, और सुशील होता है। फिर से बताता हूं, मेष विलग्ने जातः प्रचंड रोषः विदेश गमन रतः लुब्धः कृशः अल्पः अल्पशौख्यः शीर्ष्यः स्खलिता अभिधायी च शीघ्र गति अल्पसुतः विविधार्थयुतः सुशीलश्च। ये सारे गुण मेष लग्न के जातक में होते ही होते हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में। और ये जो शेरशाह है, या ये आप कहें कि जो मतलब प्रचंड रोष है, प्रचंड रोष होता किस लिए है, क्योंकि मेष राशि जो है ना, उसका स्वामी मंगल है, और मंगल जो है रक्तवर्णी है और अग्नियुक्त है, उष्ण है और पापग्रह है। तो इन तीनों के होने के कारण, देखिए एक और बात आपको मैं बताता हूं कि कुंडली देखना एक सरल नियम, कुंडली देखने का एक सरल नियम यह है कि आप जिस ग्रह के बारे में बोलने जा रहे हैं, जिस भाव के बारे में बोलने जा रहे हैं, और जिस राशि के बारे में बोल रहे हैं, इन तीनों की प्रकृति पर विशेष ध्यान दीजिए। कि जैसे मान लीजिए मंगल है, तो मंगल पाप ग्रह है, वह किस राशि में बैठा है, वो राशि सौम्य है, ठीक है, या द्विस्वभाव है, चर है, रात्रि बली है, दिन बली है, या उसका क्या, उसकी क्या प्रकृति है राशि की। और जिस ग्रह के साथ बैठा है वो भी देख लीजिए, और जिस भाव में बैठा है, बस फलादेश उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें ज्यादा जो योग इत्यादि हैं, ये सामान्य चीज, वो योग वगैरह पे बात करेंगे तो फिर बड़ी बात हो जाएगी और विशेष रूप से फलादेश होगा उसका। लेकिन सामान्य रूप से जो 2-4 मिनट के लिए जैसे कोई कुंडली दिखाने आते हैं, नहीं कि बस पंडित जी जरा देखिए और 2 मिनट शांत रहेंगे, फिर वो अपने प्रश्न बताने लग जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपने वो मूल ग्रह की प्रकृतियों को देखना है, और प्रकृति देख करके आप बताएंगे। जैसे जैसे इसकी मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, ठीक है, और इसके नक्षत्र हैं, तो ये मेष राशि में अश्विनी आता है, भरणी आता है, और कृत्तिका का प्रथम चरण भी आता है, ठीक। तो इन तीनों जो तीनों जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों का स्वभाव भी इस मेष राशि के अंतर्गत आ जाएगा। काल पुरुष का शरीर यदि हम देखें कि यहाँ पर कैसे कुंडली में इस भाव का मतलब क्या है, या इस राशि का मतलब क्या है, क्योंकि प्रारंभ यही होता है, तो काल पुरुष की एक कुंडली है जो यही है, आप समझ लीजिए ये काल पुरुष की ही कुंडली है। तो इस कुंडली में भी इसको सिर माना जाता है ना, इसका मस्तक स्थान माना जाता है, इसको मुख्य स्थान माना जाता है, ये काल पुरुष की कुंडली है, उसमें मेष राशि से ही प्रारंभ होता है। तो उसके अनुसार ही, जैसे इस सिर हो गया, आपका मुख हो गया, ठोड़ी इत्यादि, ठीक है, ये आपके गला, कंधा, कान इत्यादि हो गए, ये आपका बाजू इत्यादि हो गए, ऐसे करके ये क्रम करते हुए 12 भाग शरीर के करते हैं, ठीक है। तो अब ये राशि कैसी होती है, मेष राशि कैसी होती है, तो ये अग्नि तत्व से युक्त होती है, और इसकी जो मतलब ये चर संज्ञक राशि है, प्रारंभ से गिनते हैं तो मेष चर में आती है, ठीक है। तो उसके मैंने आपको बता दिया है कि हाथों में कैसे गिनते हैं, तो चर संज्ञक राशि है। वर्ण कौन सा है, जाति कौन सी जाति, पुरुष है, वर्ण कौन सा है, आपका वर्ण क्षत्रिय है, ठीक है, और लाल वर्ण है, और पृष्ठोदयी राशि है, ठीक है, रजोगुणी है, रात्रि बली है, प्रकृति इसकी उग्र प्रकृति है ना, पित्त कारक है, पूर्व दिशा है, और ठीक, इसमें कौन सा ग्रह उच्च का होता है, तो सूर्य इस राशि में यदि 10 अंश पर हो तो उच्च माना जाता है, ठीक है, और शनि इस राशि में भाई 20 अंश का हो तो नीच माना जाता है। तो उच्च नीच भी आपने जाने, मान लीजिए यहाँ सूर्य शनि बैठे हुए, तब सूर्य बैठा होगा यदि 10 अंश का, तो राशि का प्रभाव कम हो जाएगा और सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो सूर्य यहाँ पर बैठ करके पूरे ग्रहों को कंट्रोल करेगा, ठीक, और साथ में उसको अच्छी दिशाएं, उसका अच्छा शरीर इत्यादि देगा, ठीक, बाल उसके छोटे होंगे, कम होंगे थोड़े बहुत, और मुख पर तेज होगा,
उसकी डांट होगी, मतलब क्रोध भी उसका हमेशा सफलता देने वाला होगा, यानी कि निष्फल नहीं होगा। क्रोध, तेज इत्यादि ये सब चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। इसकी कुछ मूल विशेषताएं होती हैं। सामान्य रूप से ऐसे समझें कि मेष राशि का जो जातक होगा उसकी कुछ क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो वो साहसी होगा। जैसे मंगल पराक्रमी है, मंगल पराक्रम का दाता है, तो साहसी होता है वो व्यक्ति, उसमें डर नहीं रहता है, उसके अंदर सदैव उत्साह रहता है। ऐसा लगता है कि मतलब अब जैसे थोड़े से में भी तेजी से उत्साहित हो जाता है, शीघ्र जिसे कहते हैं शीघ्र उत्साही, ठीक ऐसा। और जब यदि सूर्य, क्योंकि सूर्य यदि हुआ यहाँ पर या नहीं भी हुआ, सूर्य की कहीं से दृष्टि, सप्तम में बैठा है सूर्य, उसकी दृष्टि नीच दृष्टि होने के साथ होने पर भी ये जो है स्पष्टवादी होगा, चाहे झूठ बोले चाहे सही बोले, ठीक, लेकिन स्पष्टता बोलेगा कि भाई मैंने कुछ छुपाना उपाना नहीं, कोई चोरी चकारी इत्यादि नहीं करने वाला होगा। ठीक, चोरी करेगा भी तो भी बहुत उसको हानि उठानी पड़ जाएगी, बहुत भोग भोगने पड़ जाएंगे, बहुत क्योंकि वो निडर रहेगा तो बोल देगा कि मैंने की है, और जब की होगी तो उसको अपयश इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति है। तो और वह व्यक्ति मंगल के रहते, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की जो स्वभाव है, अश्विनी नक्षत्र के जातक जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। वो हमेशा अपना मन बदलते रहते हैं कि अब मुझे ये करना है, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, अब मैं ये करूँगा, ऐसे करके जो बदलते रहते हैं ना, उसकी वजह से इनकी ये राशि भी क्या हो जाती है, परिवर्तनशील हो जाती है। और जल्दबाजी इतनी करते हैं जिसकी वजह से ये हर बार ज्यादातर हानि उठाया करते हैं। इनके कुछ काम धाम होते हैं, जो मंगल, भेड़ देखिए ऊन है तो ऊनी वस्त्र, ठीक है, और जो इसका रंग है लाल, उसकी वजह से मान लीजिए धान्य में गेहूं इत्यादि हो गया, सोना हो गया, मसूर हो गया। और ये जो मेढ़ा होता है ना, मतलब इसको ये पत्तियां खाता है, मतलब औषधियां, तो भूजन्य जो भूमि से निकलती हुई औषधियां, तो उन औषधियों से प्रेम विशेष लगा होता है, यानी कि इनका व्यापार भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो मूल स्वभाव को यदि आप मूल स्वभाव पर यदि विचार करेंगे तो कुंडली देखने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब इसमें कुछ जो ग्रह होते हैं, वो ग्रह कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी राशि इसमें, जैसे ऐसे मान लीजिए, देखिए हमारा ये त्रिकोण होता है, 1, 5 और 9, ये त्रिकोण है, ठीक। तो इसमें ये गुरु हो गया, ये सूर्य हो गया। कैसे हो गया भाई, क्योंकि पंचम राशि का स्वामी है सूर्य और नवम राशि का स्वामी है गुरु। तो ये दोनों ही ये कारक होगा इस राशि का, और ये कारक होगा इस भाव, सॉरी मतलब राशि नहीं, सूर्य है, ठीक। सूर्य इसका पांचवी राशि का स्वामी है, ये राशि है सिंह आपकी, और ये है आपकी धनु राशि का स्वामी है गुरु, ठीक है। कलर बदल लिया जाए थोड़ा, हाँ। तो देखिए, और इसका है मंगल, देखिए। तो इस कुंडली के मुख्य ये 3 ग्रह जो होंगे ये परम कारक माने जाते हैं। मेष लग्न की कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य, ये त्रिकोण है, मूल त्रिकोण राशि है, मतलब मूल त्रिकोण है जिसे त्रिकोण कहते हैं। तो ये सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों ही इस राशि के, मतलब इस कुंडली में विशेष कारक होते हैं, विशेष शुभ फल प्रदायक माने जाते हैं, ठीक। इसमें अशुभ कौन कौन देने वाला होता है, तो देखिए यहाँ छठवें भाव में, और ये छठवें भाव के कारण बुध, ऐसे कहते हैं बुध, छठा भाव और छठी राशि का स्वामी है बुध, और छठा भाव अशुभ होता है, आठवां भी होता है, परंतु आठवें में जब लग्नेश हो जाता है मंगल, तो यहाँ पर ये दोष नष्ट हो जाता है। लग्नेश भी है, लग्न का स्वामी है मंगल, और अष्टमेश भी है, तो इसलिए इसका भाव नष्ट हो जाता है। दूसरे नंबर ये मारक भाव माना जाता है, मारक, तो मारक भाव का स्वामी है शुक्र, इसका भी और इसका भी, कौन है, शुक्र। तो शुक्र महाराज इन दोनों के मारक होने के चलते यहाँ पर बुध और शुक्र ये दोनों अशुभ माने जाते हैं मेष लग्न की कुंडली में। और यहाँ पर देखिए ये जो गुरु है, गुरु आपका एकदम मतलब ये यदि स्थान परिवर्तन किया, कहीं बैठा है, ये उसकी राशि तो हमेशा यहाँ लिखी रहेगी, यानी कि इस कुंडली में भाग्येश होगा गुरु,
भाग्येश कौन होगा, गुरु होंगे। और जो कर्मेश होगा वो कौन होगा, शनि होगा, क्योंकि 10वीं राशि के स्वामी कौन है, शनि है। तो ये गुरु और शनि, इनके योग होने मात्र से शुभ फल नहीं मिल जाता है कि भाई गुरु भाग्येश है और शनि कर्मेश है। इस मात्र बात से, इसी चीज से केवल आप ये नहीं कह सकते कि इस मेष लग्न की पत्रिका में शनि और गुरु शुभ है, ठीक है। उसके लिए उनका अच्छे स्थानों पर बैठना भी जरूरी होगा। अब शुक्र यहां पर मारक भाव का स्वामी है और यहां पर भी मार्केश है, तो इन दोनों के होने मात्र से ये अशुभ भी नहीं माना जाता है। शुक्र जरूरी नहीं है कि अशुभ है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मारक होने से कुछ अशुभ कहा जाता है, परंतु ये नहीं है कि पूर्ण रूप से अशुभ है। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी हो, केंद्र में कहीं बैठ जाए, किसी अच्छे ग्रह से संबंध बना ले, तो शुक्र बहुत ही उन्नति कारक हो जाता है मेष लग्न की पत्रिका में। क्योंकि कहा गया है कि कभी साक्षात न हंता स्यात् मारकत्वेन लक्षितः, कि कवि अर्थात शुक्र को कवि कहा है। कवि, इसका नाम है शुक्र का कवि। कवि क्या है, कवि साक्षात न हंता स्यात्, अर्थात इसको सिर्फ हंता नहीं कह सकते, मारक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये केवल मारक भाव में बैठा है इसलिए नहीं कह सकते हैं। इसके लिए मारकत्वेन लक्ष्यता, ये देख लिया आपने कि मारक भाव में बैठा है तो ये कवि हमारे लिए अशुभ हो गया है, अच्छा नहीं माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके लिए इन स्थानों में बैठना चाहिए। किन स्थानों में, अष्टम में बैठे, द्वादश में बैठे, 12वें भाव में। देखिए ये जो नंबर लिखे इनको राशियां मानना है आपने, ठीक है। भाव नंबर तो आप एक बार ही दिमाग में बिठा लीजिए कि एक, ये जो मतलब 1 से लेकर के 12 तक, यहाँ ये भाव हमेशा यही रहेंगे, ये कभी नहीं चेंज होंगे, ठीक है। इनमें जो ये लिखा रहेगा ये राशि लिखी रहेगी। तो कभी यहाँ 10 दिखाई देगा, कभी 11 दिखाई देगा, कभी 3 दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई दे जा सकता है, क्योंकि लग्न बदलता रहता है, ठीक है। तो 6, 8, 12 ये अशुभ होते हैं। 6, 8 और ये 12, ये 3 भाव अशुभ होते हैं। इस कारण से इनमें यदि शुक्र इनमें बैठ जाता है, मान लीजिए अष्टम में बैठ जाएगा, तब कहेंगे कवि साक्षात हंता स्यात्, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है। तो चलें, और देख लीजिए थोड़ा सा इसमें कौन शुभ और अशुभ फल प्रदान कर सकते हैं। देखिए एक तो है ये आपका चंद्रमा। चंद्रमा चतुर्थेश है, सुख भाव का स्वामी है, ठीक है। और ये शुभ भाव शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि यदि ये पाप ग्रहों के या सूर्य के अत्यंत निकट नहीं आया, तो सूर्य के जितना निकट आएगा उतना पाप ग्रह माना जाता है चंद्रमा, और सूर्य से जितना दूर जाएगा उतना शुभ ग्रह माना जाता है, कल्याण कारक माना जाता है। तो यदि चंद्रमा की युति, युति माने होता है जोड़, युति माने होता है जोड़, युति, युति माने होता है योग, समझ लीजिए, ठीक है। योग कब होता है, जब दो ग्रह एक पास में बैठते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल और गुरु दो बैठ गए, ठीक है। तो यहाँ कहें मंगल के साथ में गुरु की युति है, या गुरु के साथ में मंगल की युति है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ होगा, शनि शुभ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्मेश है और आय भाव का भी स्वामी है। यही स्थिति यदि यहाँ हो जाती है, 10 यहाँ आ जाता है, 11 यहाँ आ जाता है, तो भाग्येश हो जाता है शनि। और ऐसी स्थितियों में वह व्यक्ति व्यापारी होता है। किन किन चीजों का व्यापारी होता है वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से सभी ग्रह शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब में मतलब पत्रिका देख करके आपने लग्न देखा और लग्न के अनुसार आपने बताना प्रारंभ किया, उसमें कुछ शुभ योग होंगे, कुछ अशुभ योग होंगे, ऐसे। तो आप वो सब विचार करके पहले प्रकृतियों पर नजर डालें विशेष करके, और ये जब आपको समझ आ जाएगा तब योगों पे नजर डालेंगे आप। चलते हैं एक और कुंडली की तरफ, देखते हैं जी। इसको हम मेष लग्न की पत्रिका बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारी मेष लग्न की पत्रिका हो गई। ये राशियां लिखी मैंने, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, इसमें देखते हैं कि भाई पहले में इसमें, ठीक है, और तीसरे में, पांचवें में, सातवें में, दसम भाव में और 12वें भाव में यदि इन दो ग्रहों का योग हो, किन दो ग्रहों का योग हो? सूर्य का, सूर्य प्लस मंगल। सूर्य 12वें का खराब होता है परंतु मंगल के साथ ठीक हो जाता है, तो इसलिए सूर्य और मंगल का योग हुआ किन किन में? पहले में, तीसरे में, पांचवें में, सातवें में, दसम भाव में और 12वें भाव में यदि सूर्य और मंगल की युति होता है तो ये शुभ, अत्यंत शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ। कारण देखिए, भाग्येश यदि यहां बैठेगा तो यहां से देखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको हम पराक्रम मानेंगे। क्या मानेंगे? पराक्रम मानेंगे। ठीक है, ये यहां से, क्योंकि भावात भाव संबंध एक होता है, हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा इंगित कर देता हूं भावात भाव संबंध होता क्या है, क्योंकि इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी अलग क्लास रहेगी, परंतु फिर भी सामान्य रूप से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए कोई भी राशि यहां पर मध्य में है कि आपने रख लिया यहां पर 5, ठीक है, 5 से आगे चलेंगे 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4, ठीक है। अब भावात भाव संबंध क्या होता है? आप इसको हमेशा क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं, ठीक है, वपु, शरीर, ठीक है। इसको मानते हैं कुटुंब, क्योंकि इनके नाम है, ठीक है, कुटुंब। इसको मानते हैं पराक्रम, इसको मानते हैं सुख, इसको मानते हैं पुत्र, इसको मानते हैं शत्रु, इसको मानते हैं जाया, इसको मानते हैं मृत्यु, इसको मानते हैं भाग्य, इसको मानते हैं कर्म, ये हो गया आपका आय और ये हो गया आपका व्यय भाव, ठीक। अब आपने देखना है इस भाव, ठीक है, इस भाव को अर्थात जाया भाव को देखना है। तो जाया भाव को हम थोड़ी देर के लिए मुख्य अर्थात लग्न मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लग्न मान लेंगे। ये है। अब इससे जो छठा होगा इसके लिए अशुभ होगा, जो इससे 8वां होगा वह इसके लिए अशुभ होगा, जो इससे 12वां होगा वो भी इसके लिए अशुभ होगा। जैसे इसका ये लग्न हो गया तो ये कुटुंब हो गया, चलेगा हमेशा ऐसे ही, यही एक प्रदक्षिण क्रम से ही चलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया लग्न भाव मान लिया हमने, इससे कुटुंब मान लिया, इसका ये पराक्रम हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि ये सूर्य आपका पंचमेश है, पंचमेश से ये पराक्रम हो गया आपका, ठीक है। तृतीय भाव पराक्रम होता है, चतुर्थ भाव सुख होता है इसका, ठीक है। पंचम का चतुर्थ भाव सुख होगा और पंचम भाव पुत्र होगा और छठा भाव शत्रु होगा। सूर्य यदि अपने से छठे में बैठ जाता है, ठीक है, तो वह शत्रुओं पर विजय कराने वाला होता है, ठीक। 6 और ये 7 ये सप्तम भाव होगा जाया और ये अष्टम होगा, यहाँ पर भी होगा तो सूर्य शुभ हो जाएगा। किसके साथ में? मंगल के साथ में, क्योंकि मंगल क्या है? लग्नेश है और अष्टमेश है, ठीक। तो इन दोनों की पावर उसको मिलेगी और साथ में सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर अत्यंत शुभ हो जाएगी। वैसे ही मंगल को देखें तो मंगल अपने से पराक्रम जा करके सूर्य वहां से दसम हो जाएगा, सॉरी एकादश हो जाएगा, यानी आय भाव में हो जाएगा, ठीक है। सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये इस हिसाब से आय भाव इसका सूर्य का होगा, तो वह अपने आय भाव में चला जाएगा और मंगल जो है अपने पराक्रम, क्योंकि मंगल इस भाव का कारक है,
ठीक है। तो कारक होने के चलते यदि यहाँ पर बैठ जाएगा तो शुभ हो जाएगा। इस कारण से सूर्य की युति आप लिख लीजिएगा प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम और अष्टम, सप्तम, दशम और द्वादश भाव में अत्यंत शुभ होती है। ठीक। और अन्य स्थानों पर जैसे यही युति बन जाए सूर्य और मंगल की, इस भाव में बन जाए, इस भाव में बन जाए, ठीक है, इसमें बन जाए, मंगल और शनि बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, या एकादश भाव में बैठ जाए, तो ये कैसे होंगे? अशुभ होंगे, यहाँ पर अशुभ। ठीक। आगे चलें, आगे समझ लीजिए सूर्य और चंद्रमा का योग। सूर्य और चंद्रमा यहां पर कैसा होता है? सूर्य और चंद्रमा ये 2, 4, 5, 9 और 10, 2, 4, 5, 9 और 10 इन भाव में शुभ होगा। कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझने आसान है। 2, 4, 5, 9 और 10 इन भावों में सूर्य और चंद्र की युति शुभ होती है। ठीक। ऐसे ही सूर्य, शुक्र इत्यादि जो मतलब मेष लग्न की पत्रिका है उसमें सूर्य और शुक्र इनकी युति भी, सूर्य और शुक्र की युति भी जो मतलब शुक्र, शनि और सूर्य, देखिए ऐसे सूर्य प्लस शुक्र प्लस शनि, ये जो तीन है ये निष्फल होते हैं। कैसे होते हैं? निष्फल होते हैं। कारण क्या है? सूर्य एक मतलब शनि का शत्रु है, ठीक है, और शुक्र और शनि की युति है, परंतु सूर्य यहाँ पर पंचमेश होने के चलते परम बली होता है। बली होने के चलते उसके सामने शुक्र अर्थात मार्केश द्वितीय और सप्तमेश, शनि दशमेश और एकादशेश, इनका बल निष्फल हो जाया करता है। इस कारण ये निष्फल योग कहा गया है। मंगल और गुरु, मंगल गुरु 1, 5, 9 और 10 में विशेष बढ़िया होता है। मतलब 1, 5, 9 और 10 इन भावों में अच्छे माने जाते हैं। ठीक। ये मैं आपके अंदर एक मतलब एक योगों की थोड़ी सी धारणा डेवलप कर रहा था, उस पर चर्चा विशेष रूप से बढ़िया से बाद में होगी। ठीक है, एक एक चीज इसी पार्ट में होगी। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, देखिए देखिए मंगल गुरु लग्नेश व भाग्येश का योग होने से, क्योंकि मंगल मेष राशि का स्वामी होगा, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक। तो मंगल लग्नेश है और भाग्येश कौन है? गुरु। तो इन दोनों का योग होने से कौन कौन से में हो? 1, 5 और 9 यानी त्रिकोण में यदि हो और साथ में इस कर्म भाव में हो तो ये विशेष प्रशस्त माना गया है। प्रशस्त माने अच्छा, बढ़िया माना जाता है। अन्य जो स्थान है जैसे कि ये त्रिकोण छोड़ करके इन सब में क्या साधारण फल माना जाता है इसका। गुरु और शनि 3 और 10 भाव में, यानी कि गुरु और शनि यदि इसमें बैठे हों और इसमें बैठे हों, तीसरे और 10वें स्थान में होंगे तो अत्यंत शुभ होंगे। अन्य जगहों पर थोड़ा कम फल होगा, इसमें अल्प फली होते हैं, यानी निष्फल नहीं होते हैं परंतु कम फल मिलता है उसका। और गुरु और शुक्र आपस में परम शत्रु हैं। ठीक है, मेष लग्न में गुरु भाग्येश और व्ययेश है। मेष लग्न में, मेष लग्न में गुरु जो है भाग्येश है और व्ययेश है। ये दो भाव हैं, गुरु और
मतलब नवीं राशि का भी स्वामी गुरु है, 12वीं राशि का भी स्वामी गुरु है। तो कैसा होता है, भाग्येश और व्ययेश है, शुक्र जो है द्वितीयेश है और सप्तमेश है, इन दोनों भावों का स्वामी है। तो इन दोनों भावों का स्वामी होने के चलते क्या लिखा है कि दोनों मारक 2-7 स्थानों का स्वामी है। यह योग 7वें एवं 9वें भाव में शुभ और अन्य भाव में अशुभ होता है। यानी कि यहाँ पर यदि शुक्र और गुरु बैठे हों तो ये शुभ है मेष लग्न की पत्रिका में, और यहाँ पर बैठे हों गुरु और शुक्र तो भी शुभ है। अन्य जगहों पर ये युति शुभ नहीं मानी जाती। कौन सी लग्न की पत्रिका में? मेष लग्न की पत्रिका में। आगे मंगल और शुक्र का योग जो केवल भाग्य स्थान में शुभ फली माना जाता है। यानी यहाँ पर यदि कौन बैठे? मंगल बैठे और शुक्र बैठे, यहाँ पर यदि ये दो बैठ जाएं तो ये शुभ होते हैं। शुभ का स्थान ऐसे रहेगा बी, ठीक है, शुभ होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? बुध मंगल का योग है, बुध गुरु का योग है, चंद्रमा मंगल है, शुक्र शनि है, मंगल शनि है, बुध शनि के इस जो भी योग हैं ये अशुभ फल प्रदायक माने जाते हैं। कौन कौन से? बुध मंगल, ठीक है, और बुध गुरु, दो तो बुध के साथ हो गए, ठीक है, बुध गुरु, और ऐसे चंद्रमा का नंबर 2 और मंगल 2-3, ठीक, और 6-7 यानी शुक्र और शनि, 3 और 7 यानी कि मंगल शनि, और 4 और 7 यानी मध शनि, ये सब अशुभ है। कैसे हैं? अशुभ है, ठीक है। तब इस पे चलो बात करते हैं आगे। मंगल जो मंगल मेष राशि का स्वामी है और जो इसकी राशि अंतर्गत जो पत्रिका है, पत्रिका यानी कि ये जो कुंडली है, इसमें जब ये भाव हो, मतलब जब मेष लग्न का जातक होगा तो उसमें क्या क्या विशेषताएं मिलेंगी? तो मेष लग्न के जातक का सामान्यतः मध्यम कद रहता है, 11 परंतु सुगठित शरीर होता है क्योंकि मंगल भी बलिष्ठ है, ठीक है, इसलिए चतुष्कोण चेहरा अर्थात चार कोने का चेहरा होगा, गर्दन कुछ लंबाई लिए हुए होगी, गौर लालिमा युक्त रक्तिम वर्ण, और रक्तिम वर्ण क्यों? क्योंकि जो मंगल का वर्ण है वही वर्ण, किंचित गेहुआ वर्ण होगा, सिर एवं मस्तक ऊपर से चौड़ा होगा, आंखें गोल रक्त वर्ण परंतु दृष्टि तेज होगी, ऐसी, ठीक है। इस राशि की स्त्रियों के दांत सुंदर, बाल घने काले एवं प्रायः लंबे होते हैं। ये सामान्य विशेषताएं हैं। क्या क्या है? और स्वतंत्र विचार वाला होता है, साहसी होता है, स्वाभिमानी होता है, उद्यम करने वाला होता है, चंचल होता है, और प्रखर बुद्धि होती है, तेज बुद्धि, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी वाली स्थिति होती है उसकी, ठीक है। तीव्र स्मरण शक्ति वाला होता है, जल्दी याद करने वाला होता है, उच्चाभिलाषी है, छोटी मोटी बातें नहीं सोचता है, खूब बड़ी बड़ी सोचता है, सब लोगों से मिलता जुलता है बढ़िया से, और रोज नित्य मतलब जो भी उससे मिलता है उसका फैन हो जाता है, यानी कि मित्रता बढ़ाने वाला होता है, उसके अंदर ये कुशलता होती है, ठीक है। ये अग्नि तत्व प्रधान है, इस कारण से दृढ़ निश्चयी होता है, और चर राशि होने से स्फूर्तिवान होता है, व्यवहार कुशल होता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके अंदर, उस वो लीडरशिप करता है, यानी कि नेतृत्व की भावना उसके अंदर होती है, और ये वैज्ञानिक चिंतन करने वाले व्यक्तित्व होता है उसके अंदर, कि लोगों से मतलब ऐसा वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि ये कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये सब स्थितियां उसके अंदर रहती हैं। और वो बाहर और भीतर एक जैसे रहते हैं, रोज नई नई योजनाएं बनाते हैं, मौलिक जो विचार होते हैं वो उनके अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, और एक दूसरे के इनमें जो दूसरे के मनोभाव समझने की शक्ति होती है, साथ में ये ज्योतिष आदि विद्याओं के प्रति जो है थोड़ा झुकाव इनका रहता है, और अपने ही बल पर, अपना जो उनका बल है यानी पुरुषार्थ, निजी पुरुषार्थ पर सबसे ज्यादा उन्नति प्राप्त करते हैं, उनको अपने ऊपर विश्वास होता है। तो और कुंडली में